दोस्तों नमस्कार। आज मैं लाया हूँ आदिकाल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, तो परेशान मत हो, ये प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और अगर आपकी तैयारी बढ़िया है, तो ये प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपकी तैयारी को और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, साथ ही साथ मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको बढ़िया से समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और साथ ही साथ शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय क्या मानते हैं? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आदिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? तो ऑप्शंस हैं 1050 से 1375, 13 या फिर 1050 से 1380 या फिर समूह 1350 से 1385 या 1050 से 1390। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवत 1350 से 1375। ये आदिकाल का समय है। ठीक है, इसके बाद भक्ति काल, फिर उसके बाद रीति काल और उसके बाद आधुनिक काल का समय आता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आचार्य भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? ठीक है, तो देखिए यहाँ नीचे पीछे उत्तर भी दिए गए हैं। कोई कोई उत्तर जो मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। मान लीजिए मुझसे गलत मैं बोल जाऊँ या फिर कुछ गलत हो जाए, और कुछ क्वेश्चनों का डिस्क्रिप्शन मतलब उनके बारे में विस्तार से यहाँ पे है, तो आप बिल्कुल उसको भी लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? कामसा प्रसाद गुरु, महेश दत्त शुक्ल, मिश्र बंधु या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो दोस्तों, भाषा काव्य संग्रह के जो लेखक हैं वो है महेश्वर दास दत्त शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी महेश्वर दत्त शुक्ल हमारे भाषा काव्य संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है? देखिए यहाँ पे जिसने भी जितने को कहा है, आदिकाल को जिसने जो कहा, मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पुटअप किए हैं। आदिकाल को किसी ने भी कुछ कहा है तो वो क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आदिकाल को ग्रियर्सन ने क्या कहा भी है सब? आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, चारण काल या बीजपौन काल। तो आदिकाल को क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी, चारण काल। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 4 कह रहा है, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? राहुल सकृत्यान, रामकुमार वर्मा, मुक्तिबोध या मिश्र बंधु। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका भी। ठीक है, आदिकाल को किसने कहा है? तो मिश्र बंधु हमारा सही है। आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधु ने ही कहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा है? तो ऑप्शन है वासुदेव सिंह, रामा शंकर शुक्ल, मोहन अवस्थी या फिर मिश्र बंधु। तो आदिकाल को जो जिसने बाल्यावस्था काल कहा है, तो वो है हमारे कौन? रमा शंकर शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीर गाथा काल आदिकाल को किसने कह दिया भाई? वीर गाथा काल किसने कह दिया? बहुत बार पेपर में रिपीटेड, इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, बहुत परीक्षाओं में आए हैं। अगर आप कई परीक्षा दे चुके हैं तो बिल्कुल आपको नॉलेज हो जाएगा कि ये जो सेट है, प्रैक्टिस सेट है आपका, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र या शंभुनाथ। तो बहुत ही प्यारा जवाब होने वाला है। क्या हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। वीर काल नहीं, वीरगाथा काल, याद रखिएगा, वीरगाथा काल। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, राहुल सकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? राहुल सकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? बीजपौन काल, कला काल, अंधा काल या सिद्ध सामंत काल। तो राहुल सकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल। ध्यान रखिएगा ये सिद्ध थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सिद्ध आपका मिसप्रिंट हो गया, ये सादा सा रहेगा सिद्ध। ठीक है, सिद्ध सामंत काल।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा। देखिए राम कुमार वर्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्या कहा, चारण काल, संधि काल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भैया साहब क्या कहा है, तो उन्होंने दोनों कह दिया। राम कुमार वर्मा ने सिद्ध काल और संधि काल और चारण काल दोनों कह दिया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को क्या कहा। गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को क्या कहा है, शून्य काल, ठीक है, या फिर प्रारंभिक काल, या वो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 सही जवाब है दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा, कमल कुलश्रेष्ठ, वासुदेव सिंह, रामप्रसाद सिंह, बच्चन सिंह। तो आदिकाल को कुलश्रेष्ठ जी ने अंधकार काल कहा, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आदिकाल को आविर्भाव काल किसने कहा। ठीक है, सारे क्वेश्चन पुटअप हैं। आदिकाल को आविर्भाव काल किसने कहा, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर शैलेश जैदी, या फिर दोनों ने, या कोई नहीं। तो आविर्भाव काल शायद दोनों ने कहा है। ठीक है, दोनों ने कहा है। किसने किसने, शैलेश ने भी कह दिया है और जैदी ने भी, राकेश और शैलेश दोनों ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा, मोहन अवस्थी, शंभुनाथ सिंह, वासुदेव सिंह, या फिर गुलेरी। तो दोस्तों आदिकाल को जो उद्भव काल कह दिया है वो किसने कहा है, तो वासुदेव सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वासुदेव सिंह ने कहा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आदिकाल को आधार काल किसने कहा है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आदिकाल को आधार काल किसने कह दिया, तो मोहन अवस्थी, शंभुनाथ सिंह, रामप्रसाद मिश्र, वासुदेव सिंह। तो सही जवाब हो जाएगा मोहन अवस्थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये भी लिखा भी है, मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। मान लीजिए गलती से मेरे से छूट जाता है तो आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आदिकाल को जयकाव्य काल किसने कहा है। आदिकाल को जयकाव्य काल किसने कहा है, वासुदेव सिंह, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु, या विश्वनाथ मिश्र। तो आदिकाल को जयकाव्य काल कहा है किसने, सही उत्तर हो जाएगा हमारा रमाशंकर शुक्ल। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी हमारा सही जवाब है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। आदिकाल को वीर काल, वीरा काल यहाँ लिख गया है, वीर काल। ठीक है, मिसप्रिंट है। आदिकाल को वीर काल किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या गणपति चंद्र गुप्त। तो सही जवाब हो जाएगा आदिकाल को किसने कहा है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। तो देखिए सारे के सारे जितने भी जिसने जो आदिकाल को कहा है सारे क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग देखते हैं। आदिकाल को संक्रमण काल किसने कह दिया अभी सब हैं, ये लोग तो कह कह के निकल लिए, हम लोग याद कर रहे हैं। आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा, ऑप्शन नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, या त्रिलोचन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने जी ने आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा दी थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, या कौन है, कबीर, अमीर खुसरो, सूरदास, या हरिऔध। तो बहुत ही सिंपल सा जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा आपको। अमीर खुसरो की पहलियों मुखोरियों में सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, ये मिल भी गया आपको। तो समझ लीजिए कौन है, पहले तो अमीर खुसरो हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है, पंचमिल भाषा, जन भाषा, देश भाषा, या लोक भाषा। तो दोस्तों भरत मुनि ने क्या कहा है, देश भाषा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी आपका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? पाहुर दोहा, ठीक है, योगसार, परमार्थ प्रकाश या भविष्यत कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 19 नंबर का सही जवाब हो जाएगा भविष्यत कहा, ठीक है। भविष्यत कहा आपको ये लौकिक चरित काव्य है, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा 18 की वो देख लेते हैं, ये कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है। 18 वाले क्वेश्चन में जो पूछा था कि अपभ्रंश को देश भाषा, तो भरत मुनि ने देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया भी गया है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश को प्राचीन भाषा, प्राचीन बोल सॉरी प्राचीन बोलचाल की भाषा या देश भाषा कहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो विद्यापति की भी पूछ लेता है और इनके भी पूछ लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा दिया गया है, कह रहे भविष्यत कहा लौकिक है, योगसार और परमात्म प्रकाश इनके लेखक जो हिंदू हैं, पाहुड़ देवोहा के कौन है? मुनीराम सिंह लेखक हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? आशगु, जिनदत्त सूरी या जिनधर्म सूरी या विजय सेन सूरी? तो दोस्तों चंदन बाला रास के जो रचयिता हैं वो है अशगु, ठीक है, चंदन बाला रास बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, पृथ्वीराज रासों में कितने समय सर्ग हैं? पृथ्वीराज रासों में कितने समय सर्ग हैं? तो 55, 58, 69 या 70? तो दोस्तों 69, ये इतने सर्ग हैं, यहाँ पे दिया भी गया है। इसके लेखक पृथ्वीराज रासों के लेखक चंद्र बताए हैं, इसमें 69 समय और 68 छंद है, याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछ लेता है। तो 69 छंद हैं और 68 छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है। और भी बहुत बढ़िया है, एक पंक्ति और कई बार मिल जाती है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, प्रथम महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य, और रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है, ठीक है। तो कई क्वेश्चन एक क्वेश्चन से मिलके बन जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। राहुल सकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? देखिए अब यहाँ रामचंद्र शुक्ल की बात नहीं है, यहाँ कह रहे राहुल शंकरयान ने हिंदी का पहला कवि किससे माना है? चंद्रबरदाई, लुइपा, सरहपा या सबरपा? तो बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरहपा। चलिए बढ़ते हैं 22 की ओर, 23 की ओर सॉरी। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल या बच्चन सिंह, नागेंद्र या रामकुमार वर्मा? तो सही जवाब हो जाएगा बच्चन सिंह, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी रचना शिलांकित है? वसंत विलास, राहुल वेद, वन रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण? तो ऐसी रचना जो शिलांकित है यानी पत्थर पर लिखी गई है वो कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा राहुल वेल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन में है, देख लेते हैं, कई बार इनमें से भी बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। राहुल की रचना रोड़ा कवि ने की है, यह 11वीं शताब्दी के लिखित गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। कई बार पूछा गया है कि राहुल कैसी रचना है, तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें नक्सिक का वर्णन आरंभ इसी से माना जाता है, ये भी पिछली बार आया था, टीजीटी की फीजीटी में आया था, प्रश्न आया भी था, ठीक है। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा में लिखित ज्योतिषर ठाकुर की रचना है, और उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा लिखित व्याकरण ग्रंथ है। तो ये जो लाइनें हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनको भी नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं बहुत बार इसमें से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? कौन सा रस है जो पृथ्वीराज रासों में मौजूद है, रचना में मौजूद है? श्रृंगार और भयानक, वीर और श्रृंगार, वीर और अद्भुत, और शांत और वात्सल्य? तो अगर आप देखें, थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएं तो ये प्रश्न का हल तो बिल्कुल हो सकता है। उस समय तो भयानक, अद्भुत, वात्सल्य ये सब रस तो मौजूद नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर बी ही हो सकता है, और है भी वीर और श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यही पृथ्वीराज रासों में यही प्रमुख रस है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं भाई साहब हैं? तो राम कुमार वर्मा जी किसे मानते हैं?
सरहपा को, पुष्पदंत को, स्वयंभू को, या चंद्रवरदाई को। तो ये मानते हैं किसको? स्वयंभू जी को मानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। और पुष्पदंत को ये भी पूछ लेता कभी कभी पुष्पदंत को, तो पुष्पदंत को शिव सिंह सेगर ने माना है, प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, सिद्धों की बानियों, सिद्ध थोड़ा गलत लिखा हुआ है, सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? ठीक है, महामहोपाध्याय, हरप्रसाद शास्त्री, प्रबोध चंद बगाची, रहमतुल्लाह या राहुल सकृत्यायन। तो सही जवाब हो जाएगा सिद्धों को, सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा, यहाँ से पकड़िएगा, हिंदी काव्यधारा रचना भी है तो किसकी है? राहुल सकृत्यायन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प स्वमेलित नहीं है? निम्नाथ चरियु, हरिभद्र सूरी, ये तो बिल्कुल सही है। पाउंड दोहा, राम सिंह, ये भी बिल्कुल सही है। प्रबंध चिंतामणि, ये गड़बड़ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गड़बड़ है, यानी गलत पूछा है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये नहीं है, प्रबंध चिंतामणि नहीं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। आदिकाल को किस कवि ने आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की? मैं तो क्वेश्चन रिपीटेड है, अमीर खुसरो ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं, बहुत बार रिपीटेड हैं, तो देख लेते हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता का चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन जो है ये किसका है? नागेंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? भाई साहब 30 नंबर पे तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये बनना ही नहीं चाहिए। हर बच्चे को पता है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता का चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये जो कथन है ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है भाई साहब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत फेमस है, बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 10, 8, 9, अरे ऑप्शन में तो दिया ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी 12। ठीक है, तो बताइए कितनी, 10, 8, 9 या फिर 12? तो सही जवाब हो जाएगा 12। 12 अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 12। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। यहाँ पे दिया भी गया डिस्क्रिप्शन में, अलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। अलवार तमिल और कवि संत थे, तो ये भी याद रखिएगा, अलवार कहाँ के संत थे? तो तमिल और कवि संत थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? ठीक है, डिंगल है, पिंगल है, भ्रंश है, या ब्रजभाषा है? तो डिंगल, पिंगल, भ्रंश या ब्रज, तो ये देखो कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा डिंगल। ठीक है, पिंगल नहीं, डिंगल सही जवाब हो जाएगा। पिंगल दो भाषाओं को मिला के बनती थी, अभी डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, ये सही है, देखो देखो डिंगल। पृथ्वीराज भाषा राजस्व की भाषा डिंगल है। अभ्रंश और राजधानी राजस्थानी को मिलकर डिंगल बनती है, मतलब डिंगल भी थी, लेकिन पिंगल जो थी वो अभ्रंश और ब्रजभाषा। ठीक है, ये तीसरी और चौथी को मिला के पिंगल बनी हुई है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीराज राजस्व की भाषा, ऑप्शन नंबर ए डिंगल। चलिए निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? अमीर रासो, रावलवेल, विसल देव रासो, भारत बाहुबली, भारतेश्वर बाहुबली रासो। अमीर रासो, रावलवेल, विसल देव रासो, भारतेश्वर बाहुबली रासो। मिसप्रिंट है, बाहुबल लिखा हुआ है, पढ़ने में दिक्कत हो जा रही है। तो सही जवाब हो जाएगा 33 का सही उत्तर है दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर सी विशल देव रासो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 पे, कह रहा है हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन किस रचना में मिलता है? हमीर रासो, परमार रासो, बिसल देव रासो, या खुमार रासो? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी बीसल देव रासो में 12 मासा का वर्णन मिलता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ठीक है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी? ये क्वेश्चन अभी ऊपर मिल चुका है, मैंने उसमें नीचे मिला था। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? परमात्म प्रकाश, या फिर वर्ण रत्नाकर, या रावलवेल? तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए क्या होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर हो जाएगा सी। राहुल वेल अभी मिली थी ना ऊपर, डिस्क्रिप्शन में मिला था इसके, तो सी नंबर सही हो जाएगा। राहुल वेल में कितनी बोलियों का चित्रण मिलता है? तो 7, 8, 5, 6। तो सही जवाब हो जाएगा राहुल वेल में 7 बोलियों का चित्रण मिलता है। दोस्तों कैसी लग रही है क्लास, आप कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि बोलते समय गलती हो जाती है, ठीक है? तो बिल्कुल तहे दिल से आपको माफ़ी माँगना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी बोलने के चक्कर में कहीं-कहीं कोई-कोई वर्ड चिपक जाते हैं आपस में, ठीक है? तो आपसे सादर माफ़ी भैया, सादर आपको प्रणाम है मेरा, ठीक है? आप अपना सहयोग बनाए रखिएगा, हम लोग मिलकर तैयारी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? देखिए, हजारी प्रसाद ने भी किसे मान लिया भैया? अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू या पुष्पदंत? तो हजारी प्रसाद ने किसे माना है? अब्दुल रहमान को। 37 का ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस से माना है? रासिक, रसायन या रास? तो रासो शब्द का संबंध माना है रसायन से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, रासो जो है, ठीक है, उस शब्द की उत्पत्ति रास से हुई है, जिसे नंद दुलारे बाजपेयी मानते हैं। रास नंद दुलारे बाजपेयी मानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, बच्चन सिंह ने किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा है? ठीक है, सरहपा, स्वयंभू, विद्यापति या फिर आपका एक और ऑप्शन होगा अब्दुल रहमान। तो सही जवाब हो जाएगा जातीय कवि किसको कहा गया है? विद्यापति। अब एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जातीय कवि विद्यापति को किसने कहा? तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चन सिंह, ठीक है। इन्हीं में से एक प्रश्न और आपका बन सकता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन जाता है। विद्यापति के गुरु क्या नाम था? तो पंडित हरिमेश, पंडित विलास, पंडित दयान सत्यानंद, पंडित नागेश्वर। ऐसे वहाँ पे भी लगा जाता है ना, ऑप्शन में ऐसे लगाता है, सारे ऑप्शन सही लगते हैं, ठीक है। तो आप पंडित से अगर याद रख रहे हैं तो भूल जाइए, पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो पंडित हरि मिश्र, 40 का ए, हरि मिश्र आपका विद्यापति के गुरु हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? माधव सिंह, जय सिंह, कीर्ति सिंह, गज सिंह। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो कीर्ति सिंह, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। पुष्पदंत को, ठीक, यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। विद्या के पति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो प्रश्न पत्र में बार-बार पूछी जाती है। तो ये बिहार के दरभंगा जिले के विपसी गाँव के निवासी थे। इनकी प्रमुख रचनाएँ कीर्ति लता, कीर्ति पताका, गंगा वाक्यावली, शैव सर्वस्व आदि इनकी रचनाएँ भी थी। तो क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, नागेंद्र। दोस्तों पुष्पदंत को जिसने कहा था भाखा की जड़, वो थे शिव सिंह सेगर। 42 में यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? तो बीसल देव रासो की नायिका का नाम रूपमती, राजमती, राजवती या मृणालवती क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी मृणालवती सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। बीसल देव रासो कितने खंडों में विभक्त है? 4, 5, 7, 8। तो बीसल देव रासो 4 खंडों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। निम्नलिखित सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन है? सरहपा, कढ़पा, मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ। तो दोस्तों सबसे पुराने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मच्छंदर नाथ सबसे पुराने हैं, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ठीक, पतंजलि, भामा, राजशेखर, भरता मुनि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। कभी कोई टाइपिंग में गलती हो जाती है तो याद रखिए ये भरत मुनि है, भरता वर्ता नहीं है भाई साहब, बैगन नहीं खाना है हमें। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया पतंजलि ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? स्वयंभू, पुष्पदंत।
तो सही 2 ही ऑप्शन में काम चला लेते हैं। तो किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है, ठीक है। अब भ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को ही कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। देखिए कालक्रम है। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? पहले जगनिक हैं, खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई, या फिर पहले खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई, या चंद्रबरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। इनमें से पहला कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा पहले चंद्रबरदाई हैं, ठीक है। पहले चंद्रबाई, फिर जगनिक, फिर खुसरो, फिर श्रीधर। यही ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक। अभी इसे डिस्क्रिप्शन में इनका जन्मकाल भी लिख रखा है मैंने, तो देख लीजिए। वही देख लीजिए, चंद्रबरदाई है पहले 1168 से 1192, फिर जगनिक है, फिर खुसरो है, फिर श्रीधर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख व्यक्तियों में से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यानी आदिकालीन रासो की साहित्य से जो प्रवृत्तियां हैं उनमें से कौन 4 कथन दिए गए, उनमें से कौन सा सही नहीं है? पहला, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। अरे भाई साहब, यही वाला गलत हो गया। पहला ही गलत है, ठीक है। तो पहला ही गलत है, कथन सही नहीं है, तो मतलब यही उत्तर उत्तर सही है, ठीक है। यही कथन नहीं सही है, बाकी सब सही है, ठीक है। सजीव चित्रण मिलता है, शौर्य विलासता है, श्रृंगार और वीर से बिल्कुल सब सही है, बस ऑप्शन नंबर पहला ही गलत है, यानी वही उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 50, 12 बरस ले कुक्कुर जिए अरु जिए 16, सॉरी 12 बरस ले कुक्कुर जिए अरु 16 ल जिए सियार। ये जो पंक्ति है, ये आल्हा पंक्ति है, किसकी है? मलुकदास, नागरीदास, जगनिक, या फिर भिखारीदास। तो मैंने बता भी दिया है, आल्हा के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो आल्हा के नाम से कौन से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी, हमारे जगनिक जी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, जो होगा आदिकाल का द्वितीय खंड, ठीक है। देखिए आदिकाल से मैंने 50 प्रश्न उठाए पहले, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आगे जो 50 प्रश्न है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो परीक्षा में बिल्कुल से बिल्कुल पूछे गए हैं या तो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।